नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की ताजा और सबसे बड़ी खबरों की बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे वक्फ कानून को लेकर मचे सियासी घमासान की। तमिलनाडु गवर्नर के जय श्री राम नारे पर छिड़े विवाद की। अमेरिका चीन ट्रेड वार के नए मोड़ की। बाबा रामदेव के शरबत जिहाद बयान से उपसे तूफान की। मायावती के भतीजे आकाश की बसपा में वापसी की। और क्या सोना सचमुच 1,30,000 रुपए तक पहुंचेगा, जैसा गोल्डमैन सैक्स का दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान पंचा नहीं बनाते, हरियाणा में बोले पीएम मोदी। साथ ही कांग्रेस को मुस्लिम अध्यक्ष बनाने की दी नसीहत। सोमवार को हरियाणा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और राजनीति पर खुलकर अपनी बात रखी। सबसे पहले उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई, जो न केवल 2 शहरों को जोड़ता है बल्कि आस्था और विकास की नई उड़ान का प्रतीक है। इसके बाद जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने वक्फ कानून का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ होता तो मुस्लिम युवाओं को साइकिल का पंचर जोड़ने की नौबत न आती। पीएम ने कांग्रेस से सवाल किया, अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को क्यों नहीं बनाते। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान की भावना को ठेस पहुंचाया और बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। पीएम ने नए वक्फ कानून की तारीफ की, जो आदिवासियों की जमीन और गरीब मुस्लिमों के हक की रक्षा करेगा। बीएसएफ ने भाजपा के साथ बंगाल हिंसा की रची साजिश। टीएमसी नेता का आरोप, बोले फेक फोटो पोस्ट कर बंगाल के लोगों को भड़का रहे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद सियासी तूफान मचा हुआ है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि बीएसएफ और बीजेपी ने मिलकर हिंसा की साजिश रची। घोष ने कहा कि बीएसएफ की मदद से सीमा पार से उपद्रवी लाए गए, जिन्होंने हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया और फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर फर्जी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया, ताकि अगले साल के चुनाव में सियासी फायदा उठाया जा सके। वहीं टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर फेक फोटो शेयर कर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की। दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए टीएमसी पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 400 से ज्यादा हिंदू डर से अपना घर छोड़कर मालदा भाग गए। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में शुरू हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने 150 लोगों को गिरफ्तार किया है और बीएसएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। हमें बेवजह छेड़ रही बीजेपी, झारखंड में नहीं लागू होने देंगे वक्फ कानून। मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, बीजेपी हमें बेवजह छेड़ रही है। ये लोग साजिश के तहत मुस्लिम समुदाय के हक छीनना चाहते हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक झारखंड में वक्फ कानून लागू नहीं होने दूंगा। बता दें कि धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अंसारी ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा, हमारे पास बीजेपी में न मंत्री है न सांसद, फिर भी ये हमारे लिए इतना चिंतित क्यों है। उन्होंने दावा किया कि यह कानून मुस्लिमों की जमीन और अधिकारों पर कब्जा करने की साजिश है। इसके साथ ही अंसारी ने पश्चिम बंगाल के हालिया विरोधों का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि झारखंड की जनता भी ऐसा ही जवाब देगी। डीयू प्रिंसिपल ने क्लासरूम में किया गोबर का लेप, बोली यह रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुए एक अनोखे वाकये ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। दरअसल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रत्युष वत्सला ने क्लासरूम की दीवारों पर गोबर का लेप लगाया और उसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, यह पारंपरिक भारतीय ज्ञान से गर्मी नियंत्रण पर शोध है, जिसका मकसद गर्मियों में कक्षाओं को प्राकृतिक तरीके से ठंडा रखना है। प्रिंसिपल ने खुद वीडियो शेयर किया जिसमें वे स्टाफ के साथ गोबर लगाती हुई दिख रही है। उनका दावा है कि गोबर की परत दीवारों को ठंडा रखती है, जैसा कि ग्रामीण भारत में सदियों से होता आया है। हालांकि ये कदम विवादों में भी घिर चुका है। कुछ छात्रों ने कहा, हमें गोबर नहीं पंखे और कूलर चाहिए। शिक्षकों ने भी सवाल उठाया कि पुराने भवनों में वेंटिलेशन और बुनियादी सुविधाओं की कमी को गोबर से कैसे हल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ ने इसे पर्यावरण अनुकूल कदम बताया तो कुछ ने तंज कसते हुए कहा, विश्वगुरु बनने का नया तरीका। विशेषज्ञों का कहना है कि कंक्रीट की इमारतों में गोबर की उपयोगिता सीमित है। प्रिंसिपल ने वादा किया है कि 1 हफ्ते में रिसर्च की पूरी डिटेल साझा करेंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाबा रामदेव के शरबत जिहाद बयान पर मचा विवाद। देवबंद के मौलाना बोले, जब तक माफी न मांगे पतंजलि प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। दरअसल हाल ही में पतंजलि के गुलाब शरबत को प्रमोट करते हुए बाबा रामदेव ने एक वीडियो में शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया और दावा किया कि एक मशहूर शरबत कंपनी अपनी कमाई से मस्जिदें और मदरसे बनवाती है। उन्होंने इसे लव जिहाद और वोट जिहाद से जोड़ते हुए पतंजलि शरबत को स्वदेशी और सनातनी विकल्प बताया। वहीं अब इस बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। देवबंद के मशहूर उलेम मौलाना कारी इसहाक गोरा ने इसकी कड़ी निंदा की और कहा, रामदेव को बुद्धिजीवी समझता था, लेकिन ये बयान उनकी व्यापारिक मानसिकता को दिखाता है। साथ ही मौलाना ने मांग की है कि जब तक रामदेव माफी नहीं मांगते पतंजलि प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाए। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स बटे हैं। कुछ ने इसे सांप्रदायिक करार दिया तो कुछ ने रामदेव का समर्थन किया। आपको बता दें कि बाबा रामदेव को यह बयान कोई नया विवाद नहीं है। इससे पहले भी उनके बयानों ने सुर्खियां बटोरी है, जैसे एलोपैथी और स्वास्थ्य दावों पर। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है या जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश? आप इस विवाद को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
हर्षा रिछारिया की पदयात्रा में पहुंची मुस्लिम युवती, बोली वहां इज्जत नहीं। वृंदावन से शुरू हुई हर्षा रिछारिया की सनातन युवा जोड़ो पदयात्रा में अनोखा नजारा तब देखने को मिला जब एक मुस्लिम युवती ने हिस्सा लिया। जी हां, मुस्लिम युवती ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि माथे पर टीका भी लगवाया और बोली, मैंने वहां इज्जत नहीं देखी, लेकिन यहाँ सनातन संस्कृति में सभी को सम्मान मिलता है। इस बयान ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। आपको बता दें कि हर्षा जो महाकुंभ में वायरल साध्वी के तौर पर चर्चा में थी, इस यात्रा में युवाओं को सनातन मूल्यों से जोड़ने का संदेश दे रही है। लेकिन यात्रा के दौरान एक रोचक वाकया भी हुआ कि हर्षा की चप्पल खो गई और उन्होंने नंगे पैर ही पदयात्रा जारी रखी। हर्षा ने इसे सकारात्मक अंदाज में लिया और कहा, ये भोलेनाथ की कृपा है जो मुझे और मजबूत बनाती है। निरंजनी अखाड़े की शीर्षा हर्षा ने बताया कि संभल तक 175 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैचारिक आंदोलन है, जिसमें प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। महाराष्ट्र में हुआ बागेश्वर बालाजी के पहले मंदिर का उद्घाटन, गणेश, सीताराम और शिव मूर्ति की भी हुई प्राण प्रतिष्ठा। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीते दिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर बालाजी, गणेश, सीताराम और शिव की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। यह भव्य समारोह ठाणे के दिवे आनंद नगर में हुआ, जहां हजारों भक्तों ने जय बालाजी, जय सनातन हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यह मंदिर सनातन संस्कृति का प्रतीक है जो एकता और आस्था को मजबूत करेगा। समारोह में बीजेपी सांसद कपिल पाटिल भी शामिल हुए, जिन्होंने इसे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का बड़ा कदम बताया। धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों से अपील की है कि वे सनातन मूल्यों को अपनाएं और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करें। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे सांस्कृतिक उत्थान बता रहे हैं तो कुछ बीजेपी की मौजूदगी पर सवाल भी उठाए। तमिलनाडु गवर्नर के जय श्री राम नारे पर सियासत तेज, विपक्ष ने की पद से हटाने की मांग। तमिलनाडु में जय श्री राम नारे को लेकर छिड़े विवाद ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। दरअसल यहाँ के राज्यपाल RN रवि ने मदुरै के त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से जय श्री राम का नारा लगवाया। उन्होंने तमिल कवि कंबर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज हम श्री राम के भक्त को याद करें। मैं कहता हूँ जय श्री राम, आप भी कहें। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। DMK प्रवक्ता धरणीधरन ने कहा, यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का उल्लंघन है। राज्यपाल RSS के प्रवक्ता बन गए हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक JMH हसन मौलाना ने तंज कसते हुए कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, धार्मिक नेता नहीं। भारत की विविधता को नजरअंदाज कर एक धर्म को बढ़ावा देना गलत है। शिक्षाविद संगठन SPCSS ने राष्ट्रपति से रवि को तत्काल हटाने की मांग की। दूसरी तरफ कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे सांस्कृतिक गौरव बताया। तो जैसे ही हाल में महाराष्ट्र में बागेश्वर बालाजी मंदिर उद्घाटन को सनातन का उत्थान कहा गया, लेकिन रवि का यह कदम हाल ही में विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नया विवाद बन गया है। PNB घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, भारत की प्रत्यर्पण पर अपील के बाद हुआ एक्शन। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हो चुकी है। 13,850 करोड़ घोटाले में वांछित चौकसी के लिए भारत की CBI और ED ने लंबे समय से दबाव बना रखा था, खासकर तब जब इंटरपोल ने 2023 में चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस हटा लिया था। सूत्रों के मुताबिक चौकसी अपनी पत्नी प्रीति के साथ एंटवर्प में रह रहा था, जहां उसने कथित तौर पर कैंसर इलाज के बहाने रेसिडेंसी कार्ड हासिल किया। अब अपील करने की तैयारी में है, जिसमें चौकसी की खराब सेहत और भारत में जेल की स्थिति को आधार बनाया जाएगा। आपको बता दें कि चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर 2014-17 के बीच फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए PNB को चूना लगाने का आरोप है। नीरव लंदन जेल में है, जबकि चौकसी 2018 से भारत से फरार था। बसपा चीफ मायावती ने 40 दिन के बाद भतीजे आकाश को किया माफ, बोली उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने के ताजा फैसले से सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल मच गई है। 40 दिन पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने वाली मायावती ने अब उन्हें माफ कर दिया है, बसपा में वापस ले लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले आकाश ने एक्स पर सार्वजनिक माफी मांगते हुए कहा, मैंने गलतियां की, खासतौर पर एक ट्वीट से पार्टी का सम्मान आहत हुआ। मैं केवल बहन जी को अपना गुरु मानता हूं और ससुराल वालों की सलाह नहीं लूंगा। इधर मायावती ने जवाब में कहा, आकाश ने अपनी गलतियां मानी, सीनियर नेताओं का सम्मान किया और पार्टी के लिए जीवन समर्पित करने का वादा किया, इसलिए उन्हें एक और मौका दिया। लेकिन बसपा चीफ ने साफ किया कि आकाश को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। मायावती ने कहा, जब तक मैं स्वस्थ हूं कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। पार्टी और अंबेडकरवादी मूवमेंट सर्वोपरि है। इसके साथ ही उन्होंने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर तीखा हमला बोला। बसपा प्रमुख ने कहा, उनकी गुटबाजी और पार्टी विरोधी हरकतें माफ करने लायक नहीं। उन्होंने आकाश का करियर बर्बाद करने की कोशिश की। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई रोकी, उधर ट्रंप बोले इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार से वैश्विक अर्थव्यवस्था में खलबली मची हुई है। जी हां, चीन ने हाल ही में 7 कीमती धातु जैसे गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी के निर्यात पर रोक लगा दी, जो गाड़ियां, हथियारों, एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी है। ये धातु सेमीकंडक्टर्स, बैटरी और मिलिट्री उपकरणों के इस्तेमाल से होती है और चीन इनका 90% उत्पादन करता है। चीन के इस कदम से कारों की कीमतें 6 से 7% यानी औसतन $2,700 तक बढ़ सकती है। वहीं हथियार और
विमान निर्माण में भी लागत बढ़ेगी। ये रोक ट्रम्प के 145% टैरिफ के जवाब में आई, जिसके बाद चीन ने अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाया। अब ट्रम्प ने धमकी दी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप पर भी भारी टैरिफ लगाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को प्रति परिवार $1,300 का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत जैसे देशों में भी इसका असर दिखेगा, क्योंकि सप्लाई चेन बाधित होगी। कानपुर में संघ भवन का मोहन भागवत ने किया लोकार्पण। बोले, जो अपने को हिंदू कहता है उससे पूछा जाएगा भारत के लिए क्या किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने 14 अप्रैल को कानपुर में पहले प्रांतीय कार्यालय केशव भवन के उद्घाटन किया। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर का अनावरण कर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, जो अपने को हिंदू कहता है उससे पूछा जाएगा कि भारत के लिए क्या किया। उन्होंने जोर दिया कि हिंदू समाज को संगठित होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना होगा, क्योंकि भारत की प्रगति हिंदू समाज की एकता पर टिकी है। भागवत ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि आक्रांताओं ने भारत को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन सनातन संस्कृति ने हमें जोड़ा। उन्होंने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि संविधान निर्माता ने समाज को एकजुट करने का रास्ता दिखाया। इसके अलावा संघ प्रमुख ने भवन के निर्माण में लगे मजदूरों, कारीगरों और इंजीनियरों का सम्मान किया और युवाओं से अपील की है कि वे स्वार्थ छोड़कर देश हित में काम करें। यूपी, राजस्थान समेत देश के 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, साथ ही 22 राज्यों में आंधी बारिश के आसार। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इन 7 राज्यों में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ सकता है और कई शहरों में पारा 43-45 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। राजस्थान के बाड़मेर में पहले ही 45.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो अप्रैल का रिकॉर्ड है। दिल्ली में भी 40 डिग्री के पार गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। विशेषज्ञों ने दोपहर में बाहर न निकलने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है। दूसरी तरफ मौसम का मिजाज बदलता भी दिख रहा है। आज 22 राज्यों में आंधी तूफान और हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश राहत दे सकती है। हालांकि तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी है। मौसम विभाग ने किसानों और मजदूरों को सतर्क रहने को कहा है। साल के अंत तक 1,30,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है सोना। गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया नया अनुमान। अमेरिका चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वार और मंदी की आशंकाओं के कारण इस साल सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो भारत में 10 ग्राम सोने के दाम 1.30 लाख रुपए तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने यह अनुमान जारी किया है। हालांकि ऐसा तभी होगा जब ट्रेड वार और मंदी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर ट्रेड वार और मंदी का रिस्क एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचता है, तब भी सोना $3,700 प्रति औंस यानी कि करीब 1 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में वक्फ कानून, तमिलनाडु के राज्यपाल के नारे, ट्रेड वार और सोने की कीमतों जैसी कि बड़ी खबरें आपके सामने थी। उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आए होंगे। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं ताकि हर नई खबर आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।